सवाल है कि सेल्फ स्टडी के बारे में बताओ। क्या बताओ सेल्फ स्टडी, मतलब पूछना क्या चाहते हो? सेल्फ स्टडी के बारे में बताओ, ये क्या होता है? स्टडी कर नहीं पा रहे सर। हाँ, ये कौन? अब आपने सवाल को थोड़ा सा और डिफाइन किया कि सेल्फ स्टडी कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी और डिफाइन करो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? स्टार्टिंग तो कर लेते हैं 5-6 घंटे, तो धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ, अब जो है आपने सवाल तक पहुंचे हो जिसका आंसर किया जा सकता है। आपका जो पहला प्रश्न था वो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो ऐसा ही है, मैंने एक शब्द फेंक के मार दिया, ये लो सेल्फ स्टडी बताओ। मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राजनीति बताओ, ये कोई सवाल हो? फिर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति बताओ। अब राष्ट्रपति में क्या पूछना चाहते हैं? फिर मैंने कहा कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताओ। तो अब कुछ जो बताने लायक बात बनी, तो प्रश्न जो है वो पहले तो ढंग का पूछा करो। हाँ, अब बताओ आपका तीसरा जो प्रश्न था वो क्या था? टाइम जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेल्फ स्टडी का जो है इतनी पढ़ाई जितनी हमसे पहले हो रही थी या प्री के टाइम पर हो रही थी, उतनी पढ़ाई हमसे नहीं हो पा रही है। ठीक बात है, मैंने आपका प्रश्न नोट कर लिया। एक दो प्रश्न यहाँ पे भी है, इन सबका मैं कलेक्टिव ही आंसर करता हूँ। और किसी को कुछ पूछना? अरे नहीं डांटेंगे भाई, प्रश्न कैसा है पूछ लो, मैं और उसको डिफाइन करवा दूंगा, अपने आप ही करवा दूंगा। पूछ लो। जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना लिस्ट में नाम आ गया है, प्लीज गाइड करो। ये अगला है जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट भी आ गई, उसमें भी नहीं हुआ। क्वालिटी से बैठ जाती है। हाँ, और कोई है क्या? सर, हाँ, जैसे अपन आरएस में अभी नोट्स बनाए, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी, जो भी अपन ने कोचिंग में, तो अपन आरएस भर्ती के लिए तो बोल सकते हैं बिल्कुल 100% इन्हीं में से आएगा। हाँ। तो हम भी बिल्कुल वो विश्वास में रहते हैं। हाँ। लेकिन जैसे आईएएस के लिए अपन करना चाहे, हाँ, तो मतलब ये नोट्स सफिशिएंट है क्या? हाँ। नहीं, पहले तो आपने विश्वास में रहते हैं, आपने विश्वास हाँ हाँ बिल्कुल आरएस के लिए तो आपने विश्वास में रहते हुए देख भी लिया विश्वास? नहीं, देख लिया ना। हाँ, अब क्या आईएएस के लिए सफिशिएंट है या नहीं? हाँ, ठीक है। जैसे उसमें बोला जाता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तभी मतलब क्वालिटी पूरी तरह से मतलब वो होगी, उस हिसाब से। ठीक है, देख लेते, बात कर लेते। और कुछ? 3 मार्च को संगणक का एग्जाम है, उसमें इकोनॉमिक्स नया आएगा या पुराना आएगा? चलिए, तो अब अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर। पहली बार और लास्ट बार आपके बैच में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टास्क दे दूंगा। आपके टास्क जो है वो कितने कंप्लीट करते हो उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि आगे आप लोगों के साथ कितनी चर्चाएं की जानी चाहिए। क्या आप मेरा समय और ऊर्जा व्यर्थ तो नहीं कर रहे? ये नहीं, ये मुझे पता लग जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको कुछ बातें बता के उसके बाद टास्क दे दूंगा और रोज पूछ लिया करूंगा कितने लोगों को याद है, उससे मुझे अपने आप ही आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बीएससी वालों को एमएससी करनी चाहिए या एमए करें तो किसमें ज़्यादा स्कोप है? इस परीक्षा में सभी विद्यार्थी स्टडी करना चाहे तो मन नहीं लगता, प्रयास तो करता हूँ लेकिन नियमित नहीं कर पा रहा। आत्मविश्वास है, स्वयं पर भरोसा है, लेकिन एकाग्रता नियमित स्टडी और हाँ, लाओ दो परीक्षा हो गए, फिर इन सबको एक साथ ही निपटा देते हैं। यूपीएससी कितना लगे, यूपीएससी कितना और अच्छा पढ़ना है, यूपीएससी सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट नहीं है तो समझ में नहीं आता। और हम अपनी सब्जेक्ट तो हो चुके हैं, रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, यूपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि भाई आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई आपका अक्टूबर 2023 के अंदर एक प्री का एग्जाम हुआ जिसके अंदर आपको असफलता मिल गई, जिसके अंदर आपको जैसे आपको उम्मीद थी उस तरीके से आप सफल नहीं हो पाए। तो पहली बात तो आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर हताश और निराश हो चुके हैं और कुछ लोगों के मन में ये है कि भाई ये इतनी हमने तैयारी की फिर भी जो वो नहीं हो पाया। तो उन लोगों को वैसे साफ साफ बता दें कि भाई ऐसा सबके साथ होता है, बहुत विरले लोग होते हैं जो आते हैं सीधे सीधे सारे एग्जाम जो वो निकालते रहते हैं।
कल ही मैंने आपको बताया था, मैंने 2016 का प्री भी दिया था, उसके अंदर नहीं हो पाया था, लेकिन 2018 का प्री 2018 का आरएस जिसकी ठीक तरीके से तैयारी भी नहीं की थी, उसमें भी आराम से सिलेक्शन जो हो गया था। तो यानी कि इन जो है वो 1-1.5 वर्षों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की होंगी, कुछ काम किए होंगे जिसकी वजह से तैयारी अच्छी हुई होगी, जिसकी वजह से आरएस आईएएस जो वो चीजें क्लियर होना। तो इस दौरान जो क्या क्या चीजें की और क्या क्या चीजें आपको जो वो करनी चाहिए। फिर आपके ज्यादातर लोगों का प्रश्न था कि जब से ये प्री का रिजल्ट आया उसके बाद से ठीक हमने बैच में हम आ तो गए, लेकिन उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम जो पढ़ाई को लेकर उतने नियमित नहीं है, हम जो उतना तरीके से जो पढ़ नहीं पाते जैसा प्री के टाइम पर पढ़ पा रहे थे। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बुनियादी कारण है कि आपके सामने कोई अभी आपको नया टारगेट जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके सामने जब कोई टारगेट होगा तब ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। अब आप सब लोग लगभग ऐसे स्टूडेंट हो जिनका प्री वाला जो जितना भी कोर्स है वो लगभग हो रखा है, और आप ज्यादातर मेंस वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर पूरी करने के लिए बैठे हुए। ज्यादातर लोगों का प्री वाला चीजें हो रखी है, F3 F4 बैच को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों का PCM 1 हुआ या 4 हुआ या कौन सा बैच मॉर्निंग है मुझे याद नहीं रहता, PCM 7 शायद है, PCM 5 है और PCM F1 है। इन लोगों का ज्यादातर यानी कि PCM सीरीज का ज्यादातर बैचेस का कोर्स जो वो मेरे हिसाब से मार्च महीने तक हो जाएगा। 3 से 4 महीने में ज्यादातर का कोर्स हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए, लेकिन 90% से ज्यादा कोर्स जो उनका मार्च तक हो चुका होगा। अब आपके सामने क्या स्कोप है? देखो, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कितना जो है जयपुर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, कितने दिनों तक जो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं कि घर वाले आपको परेशान ना करें, किस भाव में परेशान ना करें। एक तो कोई ना कोई नौकरी जो वो पकड़ लो, ठीक है। दूसरा, शादी के लिए, इन 2 कारणों से आपको परेशान ना करें और पढ़ाई करने की स्वतंत्रता दे। देखो, जितनी भी पर्चियां वो अपने पास रखो सारी की सारी, है ना, ये घंटे बाद ही जो आपसे लेंगे, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो वैसे ही सुन लो यार, ठीक है। तो जो भी आपको यदि परेशान घर वाले नहीं करते हैं, यानी कि आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है, तब आप उस तरीके से चीज़ों को प्लान करोगे। और यदि टाइम नहीं है और नौकरी लेने की थोड़ी जल्दी है तो उस तरीके से प्लान करोगे। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास में जो है वो एक टारगेट होना चाहिए कि क्या हम किस चीज़ की एग्जाम की तैयारी जो करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है। तो जूनियर अकाउंटेंट का तो शायद क्या हो गया, 15 गुना वाली लिस्ट वगैरह जो भी आना था वो आ गया। तो अगला ऑप्शन कौन सा है? मुझे देखो, ये अभी किसी ने पर्ची भेजी, उसमें पता लगा एक संगणक होता है क्या, कुछ मुझे पता नहीं, ठीक है ना, मुझे इसका सिलेबस पता ना, मुझे पता कि किस चीज़ में क्या इसकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या पे ग्रेड वगैरह कुछ नहीं पता। उसके बाद में एक वैकेंसी आपके आने वाली है, वो है SI। एक वैकेंसी जो आने वाली है, मेरे सुनने में है कि नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती जो वो आएगी। अभी तक ऐसा नहीं होता है। अभी तक नायब तहसीलदार की जो भर्ती है वो आपके RS के माध्यम से होती है, और जैसे आप RDS कहते हो, शुरुआत में उन्हें 2 साल जो नायब तहसीलदार बना के रखते हैं काम सिखाने के पर्पज से, उसके बाद तहसीलदार बनाते हैं। अभी यहाँ पर नायब तहसीलदार की एक सीधी भर्ती आने वाली है। अभी ये काम जो RS के माध्यम से हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आने वाली जो भर्तियाँ होंगी जिसमें RDS जो चुना जाएगा, हो सकता है उसे सीधे तहसीलदार बनाया जाएगा, नायब तहसीलदार नहीं बनाया जाएगा। तो नायब तहसीलदार की भर्ती होगी। इसके अलावा RS की अगली भर्ती भी जो वो पता नहीं कब आए, तो उसको भी अपन एक बार लिस्ट में रख सकते हैं। इस दौरान जो वो आप में से कोई IAS का एग्जाम भी देना चाह सकता है, तो IAS की भर्ती को भी यहाँ पर रख सकते हैं। और एक भर्ती होती है CAPF की, ठीक है। CAPF जो UPSC के आसपास का इसका सिलेबस रहता है, तो CAPF की एक भर्ती होती है। तो ये हमारे सामने कुछ एक टारगेट हो सकते हैं। इनमें से कौन सा एग्जैक्टली रखना है ये हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे टारगेट हो सकते हैं, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई का अगले कुछ महीनों के दौरान क्या कुछ जो वो टारगेट होने चाहिए। अच्छा, इसमें से आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है? सबकी हो चुकी है, हाँ, इसलिए एग्जाम दे रहे हैं। कोई मतलब कोई फाइनल ईयर वाला भी तो हो सकता है। कितने लोग हैं जिन्होंने PG जो है वो भी कर ली है या PG चल रही है? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब UG तो कर ली है लेकिन PG में एडमिशन ही नहीं लिया? तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PG के अंदर एडमिशन नहीं लिया। देखो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप जिन्होंने भी PG में एडमिशन नहीं लिया वो PG में एडमिशन जो ले,
ठीक है। और क्यों ले लो पीजी में एडमिशन, तो आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल जाते हैं। उस दौरान आप एक नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है वो दे पाते हो, पर आपके पास में कुछ एक ऑप्शंस जरूर रहते हैं। इसलिए पीजी में एडमिशन लेने में कोई बुराई नहीं है। पीजी में एडमिशन कौन से क्या सब्जेक्ट में लेना चाहिए ये आप मुझसे मत पूछना। कुछ एक बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे कि मान लो किसी का बीएससी किया हुआ इससे पहले, तो उनको मेरे हिसाब से एमए कर लेना चाहिए, क्योंकि बीएससी के बाद यदि आप एमएससी करोगे तो इसमें आपको पढ़ना पड़ता है ना, इसमें आपके फेल होने की संभावना है। कम से कम आपको अपनी तैयारी के 2 महीने जो वो इसके अंदर देने पड़ेंगे, और वो 2 महीने ज़्यादातर वही होते हैं जो कि आपका इधर कोई प्री या मेंस का एग्जाम आ रखा होता है, उसी के साथ ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि एमएससी की तैयारी में टाइम दें या फिर, इसलिए आप ऐसा जो झंझट है वो पाले मत। आप जो बीएससी के बाद क्या कर लो, सीधे एमए कर लो। ठीक है, क्या एमए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप एमए कर सकते हो, क्योंकि जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो सरकार भी मान के चलती है और वास्तविकता भी है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो और कहीं से भी शुरुआत जो उसकी कर सकते हो। आर्ट्स के सब्जेक्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ये इसी क्रम में पढ़े जाने चाहिए। आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप भले इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू कर लो, भले आप गुप्त काल से शुरू कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। भले आप एंशिएंट से शुरू करो, भले मिडिवल से करो, भले मॉडर्न से करो, आपको समझ में आ जाएगी। साइंस ऐसे नहीं होती है। साइंस के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं ये समझने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद आपको जो टेबल होती है वो समझनी पड़ती है, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उसके अंदर बेसिक्स होते हैं और एक क्रम होता है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिसने बीएससी की हुई है वो अच्छा रहेगा कि एमए कर ले। जिसने बीकॉम की हुई है वो यदि एमकॉम में लगता है मुझे बीकॉम का पता नहीं कितनी क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, यदि एमकॉम में आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तब तो एमकॉम कर लो, वरना आप भी एमए कर लो। अब आप लोग पूछोगे कि एमए कौन से सब्जेक्ट में करें, तो आप एमए जो है ऐसे सब्जेक्ट में कर लो जिसमें कि आपको जाना ना पड़े। जैसे कि ज्योग्राफी होती है, उसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसा सब्जेक्ट तो उठाना मत। हिस्ट्री है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। आपके जो हिंदी साहित्य है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये इनमें से कोई सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एक सब्जेक्ट ले लो, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वही सब्जेक्ट चुन लो जिसमें आपका मन हो कि आगे चल के यूपीएससी का यदि एग्जाम दे तो उसको ऑप्शनल भी बना लो। उसी सब्जेक्ट को क्या बना लो आप? ऑप्शनल बना लो। यदि थोड़ा बहुत भी मन में सोचा हुआ है तो फिर उनमें से कोई एक देख लो। यदि नहीं सोचा हुआ, आंख बंद करके कोई सब्जेक्ट लेना है तो आप हिस्ट्री ले लो। यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है तो फिर कौन सा ले लो? हिस्ट्री। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जीएस में इतनी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ऑप्शनल की आपकी सारे एग्जाम की 70-80% हिस्ट्री तो वहीं कवर हो जाती है। दूसरा, अपने यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो यदि यूपीएससी दिया तो ज़्यादातर का ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो आपको गाइडेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाइडेंस हर चीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए यदि आपको कोई ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हो। 60-70% आपको हिस्ट्री वैसे भी पढ़नी ही है, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। जीएस में पढ़नी है, एक्स्ट्रा केवल 20-30% पढ़नी होती है। और यदि आपने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपका एमए का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। आपका जेआरएफ का एग्जाम निकलने की भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं सिर्फ यहाँ के नोट्स से, और आपका ऑप्शनल के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसलिए यदि कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो हिस्ट्री ले लो, इसके अलावा आपको कोई जो भी ठीक लग रहा हो वो ले लो। तो इस तरीके से आपको पीजी कर लेनी चाहिए जिन जिन लोगों की यूजी हो रखी है लेकिन पीजी में एडमिशन नहीं लिया। अभी चल रहा है दिसंबर, मेरे हिसाब से अभी भी प्राइवेट, अच्छा हाँ एक और बात कि प्राइवेट करें या फिर रेगुलर करें, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट कर लो। क्योंकि रेगुलर यदि आप करते हो तो ऐसा कॉलेज ढूंढना जिसमें साफ साफ उनको कह दो कि हम कॉलेज एक भी दिन नहीं आएंगे, सिर्फ एग्जाम देने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज आएंगे, इसके अलावा हम कॉलेज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्राइवेट कर लो। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य क्या है पीजी करने का? उद्देश्य ये है कि हमारा एक साइड में एक ऑप्शन खुल जाए, लेकिन हमें उसके लिए डिस्टर्ब ना होना पड़े, एक भी दिन की हमारी पढ़ाई खराब ना हो। जो हमारी पढ़ाई चल रही है उसी के पैरेलल जो है वो दूसरा काम भी हमारा हो जाए। केवल इसी उद्देश्य के साथ हम एमए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप पीजी जो वो कर सकते हो, प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। मेरे हिसाब से दिसंबर चल रहा है, अभी भी लेट फीस में या किसी भी तरीके से फॉर्म भर सकते हो, अभी भी चल रहा है, लेट फीस वाला भी नहीं है अभी वहाँ, हाँ जो भी है अभी, तो अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया था, दिसंबर चल रहा है, आपका साल बच जाएगा
और जो है अगले 4-5 महीने बाद आपका एमए प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब भी फॉर्म भरना चाहो तो पूछ लेना कौन सी यूनिवर्सिटी में कब तक चल रहा है। आपको मेरे पास नहीं आएगी कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या तारीख है, मैं कोई ई मित्रा पे काम नहीं करता। ठीक है, तो ई मित्रा टाइप सवाल जब वो ना पूछे। तो ये बात हो गई अपन ने पीजी की बात की। अब जो है वो अपन आते हैं तैयारी पर। ठीक है, तैयारी में देखें तो आपका अभी जो वो कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर। अच्छी बात आपके लिए यह है कि तैयारी ना करने वाली जितनी भी चीजें थी या जितने भी कारण थे वो ज्यादातर चले गए। जैसे कि दिवाली के आसपास 7-8 दिन तक पढ़ाई करने का मन नहीं करता। जैसे कि शादियों का सीजन लगभग चला गया, अभी भी बची है पता नहीं हमारे हिसाब से चला गया। दिवाली और शादियों का सीजन ज्यादातर जो है चला गया है। तो ये दिसंबर में अभी और आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें कि आप पढ़ाई अच्छी शुरुआत कर सकते हो, वो है 1 जनवरी। वो क्या है, 1 जनवरी। क्यों 1 जनवरी को नया जोश होता है, नया साल शुरू हो रहा है और इस साल जो अपन बहुत अच्छी पढ़ाई जो वो करेंगे, ऐसा जोश जो सब लोगों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी के जोश को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज तैयारी आपको अब दिसंबर से ही करनी जो शुरू कर देनी चाहिए। क्या कुछ जो तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपकी पूरी ये प्रोसेस जो कैसे चलनी चाहिए, कैसे आपकी अगले कुछ महीनों की जर्नी होनी चाहिए। एक बार अपन एक ओवरऑल एक परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जिस एग्जाम की तैयारी करने हो देख लेना कौन सा ज्यादा सुटेबल है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो क्लास में सब्जेक्ट चल रहे हैं उनकी पढ़ाई करें। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, जो क्लास में सब्जेक्ट चल रहे हैं उनकी पढ़ाई जो घर जाके रिवाइज जो उसको करना है। क्लास में सब्जेक्ट चल रहे हैं तीनों की तीनों शायद मेंस वाले चल रहे हो। एथिक्स चल रहा है, बिहेवियर चल रहा है, तीसरा कौन सा, मैनेजमेंट। तीनों की तीनों कौन से, मेंस वाले। जब बिहेवियर जिसकी जगह शुरू हुआ है वो भी शायद मेंस वाले की जगह शुरू हुआ होगा, केमिस्ट्री की जगह मेडिकल। और जब आपका बिहेवियर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी मेंस वाला ही कोई ना कोई सब्जेक्ट चले। कहने का मतलब कि आपके नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, ज्यादातर मेंस वाला ही बचा हुआ है। तो नवंबर महीने से मार्च महीने तक ज्यादातर बैचेस का जो है मेंस वाला जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर आप 6 घंटे पढ़ के जाते हो तो घर जाके रिवाइज करने में, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। 2 घंटे मैंने बहुत हद मार के बताया। ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे? 2 घंटे। और इन 2 घंटों के अंदर भी आप कम से कम आज का जितना पढ़ा है उतना नहीं, पिछले 5 दिन का भी आराम से रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि पिछले 4 दिनों का तो आप ऑलरेडी रिवाइज कर ही चुके हो ना। रोज का रोज यदि कर रहे हो तो 4 दिन तक क्या हुआ है वो तो आप रिवाइज करते ही आ रहे हो। आज क्या पढ़ा है वही तो जाके रिवाइज करना है और प्लस पिछले 4 दिन का थोड़ा बहुत देखना है। तो आप घर जाके पिछले 5 दिन में क्या पढ़ा है इसका रिवीजन जो है सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या है, क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करो, उनको अच्छे से जाके रिवाइज करो। दूसरा जो आपका काम है वो है मंडे का टेस्ट। कौन सा काम है? मंडे का टेस्ट। मंडे का टेस्ट ज्यादातर उन्हीं सब्जेक्ट का होता है जो कि रनिंग सब्जेक्ट है। दिसंबर में ऐसा नहीं है, बाकी ऐसा ही होता है। दिसंबर का जो आपका टेस्ट शेड्यूल है उसके अंदर ऐसा नहीं है। कारण है उसका क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं और सारे के सारे पुराने कोई सब्जेक्ट जो कि आपके हो चुके हैं उनके टेस्ट। ऐसा ही है, कल आप लोगों ने किसी ने चिट्ठी भी भेजी थी। उसका कारण ये है कि भाई अभी ये मेंस वालों की कॉपियां इतनी हैं चेक करने वाली, यदि हम आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे तो आपकी कॉपियां 2 महीने बाद चेक हो गए। इसलिए ये जो टाइम है, ये जो 1 महीना है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिए जाएं और अगले महीने से वापस उसी जो रूटीन अपना था जो कि सब्जेक्ट चल रहा है उसके बाद तैयारी करते थे वो उसमें वापस शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी आपके सारे रनिंग सब्जेक्ट कौन से हैं? मेंस वाले। यानी कि कौन से टेस्ट लेने पड़ेंगे? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव टेस्ट लेने हैं तो कॉपियां चेक कितने दिनों बाद हो जाएंगी? 2 महीने बाद। और 2 महीने बाद कॉपी चेक हो जाने का फिर कोई मतलब तो बचता नहीं। इसलिए दिसंबर महीने में आपके सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव है और सारे टेस्ट किसी पुराने सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मंडे का जो टेस्ट है वो आप, यानी कि एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि ये दिसंबर महीने को अपवाद को छोड़ दो, आप जनवरी फरवरी या जैसा पहले हमेशा चलता था उसी तरीके से मान के चलते हैं कि आपका रनिंग जो सब्जेक्ट है उसी का मंडे को टेस्ट होता है। वो वैसे भी आप घर आके क्या कर रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। पर फिर भी मान लेते हैं आपको पता है कि अगले हफ्ते किस चीज का टेस्ट है? बिहेवियर का। तो पूरे बिहेवियर के सिलेबस को, या फिर मान लेते हैं एथिक्स का, एथिक्स काफी हो गया आपके एथिक्स का,
तो पूरे एथिक्स के सिलेबस को आप सोमवार के दिन ही 7 भागों के अंदर बांट के रख लो। कितने भागों में बांट के रख लो? 7 भागों के अंदर बांट के रख लो। और हर दिन का आप एक जो वो लिख के रख लो कि सोमवार को ये पढ़ना है, मंगलवार को ये पढ़ना है और बुधवार को ये पढ़ना है। इस तरीके से शनिवार तक का, संडे तक का अपना पूरा काम करके रखो और 1 घंटा जो उसे दे दिया जाए। 2 घंटे और 1 घंटे कितने हो गए? 3 घंटे। क्या किया अभी तक हमने? क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा था उसे जाके पढ़ लिया और 1 घंटे हमने मंडे वाला जो टेस्ट है उसके हिसाब से पढ़ लिया। बात क्लियर है यहाँ तक की? उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, जो कि आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, वो ये है कि आपको एक पुराना सब्जेक्ट उठाना है। क्या करना है? एक पुराना सब्जेक्ट उठाना है। पुराना सब्जेक्ट कौन सा उठाएं? जो सबसे बड़े सब्जेक्ट जो कि हर एग्जाम में आते हैं। अभी अपन ने यहाँ पर कुछ एक एग्जाम लिखे थे, SI, आपके RAS, नायब तहसीलदार, IAS, CAPF, कोई भी एग्जाम की भर्ती हो, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। तो उन सब्जेक्ट को उठाएंगे। जैसे मान लेते हैं दिसंबर महीने में आपने उठाया क्या? पॉलिटी। दिसंबर महीने में आपके पास दिन होते हैं 30, 31 दिन है। तो इन 30 दिनों के अंदर आप जो पूरी पॉलिटी को ऐसे डिवाइड कर लेंगे या फिर हफ्ते वाइज डिवाइड कर लेंगे कि फर्स्ट वीक के अंदर, पहले एक हफ्ते के अंदर मुझे आर्टिकल 51 तक का पढ़ना है। दूसरे हफ्ते के अंदर, सेकंड वीक के अंदर मुझे जो वो आर्टिकल 123 तक पूरा करना है। तीसरे हफ्ते के अंदर मुझे जो है वो आपके जो भी आपके लास्ट में जो बचता है, सेंटर स्टेट रिलेशन और जो आयोग वगैरह, ये सब पढ़ना है। और चौथे हफ्ते के अंदर मुझे पूरी पॉलिटी का एक बार फिर से रिवीजन करना है। 4 हफ्ते हैं, पूरी पॉलिटी को डिवाइड कर दिया इस तरीके से। उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको भी थोड़ा सा नोट कर लें। एक तो आपको अपने क्लास नोट्स तो पढ़ने ही है। दूसरा, आपको इसके साथ साथ अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना मैंने पॉलिटी को कोई कम नहीं दिया है। 1 महीने में पॉलिटी आराम से पढ़ी जा सकती है। जब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप डेली के 2 घंटे इसको पढ़ाई करने को दे रहे हैं, तो पूरे 1 महीने में आपके पास 60 घंटे होते हैं। 60 घंटे में पॉलिटी आराम से जो रिवाइज की जा सकती है। आप तो वो योद्धा हो जिन्होंने पॉलिटी 9 घंटे के अंदर भी रिवाइज की है। अब तो आपको कितने मिल रहे हैं? 60 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस दौरान करना क्या है? एक तो नोट्स, दूसरे क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? तो RS और IAS दोनों के। IAS के कम से कम पिछले 20 सालों के पेपर, RS में तो ज्यादा है नहीं, RS के तो हटाओ भले। IAS के पिछले कम से कम 20 सालों के हमारे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो हमने तैयारी करनी है, ये प्री प्लस मेंस के हिसाब से करनी है। किसके हिसाब से करनी है? प्री प्लस मेंस के हिसाब से। प्री प्लस मेंस के हिसाब से कैसे होती है? तो जो आपके नोट्स में फाउंडेशन बैच में जो करवाया जाता है, वो प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही करवाया जाता है। तो प्री प्लस मेंस के हिसाब से करनी है। फिर यदि किसी को लगता है कि लक्ष्मीकांत भी पढ़नी चाहिए क्या, तो साथ के साथ लक्ष्मीकांत पढ़ के देख लेना, आपको 90% चीजें वही मिलेंगी। पर फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं तो उसको नोट्स में उतार के रखने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी कर सकते हो सके तो इसके साथ साथ आज तक यदि आपने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। वैसे तो मैंने आपको पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, है ना, पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, पर फिर भी यदि किसी ने नहीं बना रखे तो ये बना लेना। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने में आपको पॉलिटी तैयार करनी है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिटी की कॉपी पढ़ के छोड़ दी, उसके अंदर आपको नोट्स तो याद करने ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं, प्री प्लस मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है, लक्ष्मीकांत भी साथ पढ़ सको तो और अच्छा है, और शॉर्ट नोट्स भी बना सको तो और अच्छा है। इन 4-5 चीजों में से देख लो आप कितनी चीजें कर सकते हो। ये 1 महीना है, आराम से कर सकते हो। देखो होता क्या है कि जब आपको किसी चीज के लिए मैं आपको 3 महीने दूं तो आप उसको 3 महीने में पूरा करो। यदि मैं आपको उसी चीज के लिए 30 दिन दूं तो आप 30 दिन में भी पूरा कर लोगे, और यदि मैं आपको उस चीज के लिए 10 दिन दूं तो आप उसको 10 दिन में भी पूरा कर लोगे। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से काम करवाते हो। जब RS का प्री पास था, नजदीक था, पिछले लास्ट के 10 दिन में, कितने तारीख को था? 1 अक्टूबर। हाँ, तो आपने 21 सितंबर से लेकर जो है 1 अक्टूबर तक एक सिलेबस का एक बार रिवीजन पूरा कर दिया होगा। 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे 10 दिन में, है ना। और आपको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि भाई अब याद नहीं हो, आपको लगा याद ही लास्ट के 10 दिनों में होता है। उससे पहले तो पता नहीं क्या किया था हमने। जो नंबर आए वो किसकी वजह से है? लास्ट के 10 दिन की वजह से। आपको लगता भी यही है। इसका मतलब ये है कि आपने 10 दिन में 10 सब्जेक्ट रिवाइज कर दिए, क्योंकि आपने अपने माइंड को उस चीज के लिए तैयार कर लिया था कि 10 दिन में हमें सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। तो क्या अब 1 महीने में इतना काम नहीं हो सकता क्या? बहुत आसानी से हो सकता है। मैंने कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 महीने में एक सब्जेक्ट तैयार करना है। तो दिसंबर महीने में आपका कौन सा सब्जेक्ट तैयार हो जाए?
पॉलिटी तैयार हो जाए। इसी तरीके से जनवरी महीने के अंदर आप कोई भी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट उठा लेना। पहले ज्योग्राफी जो एक महीना जो ज्योग्राफी को दे दो। फरवरी महीने के अंदर आप जो वो इकोनॉमी पढ़ लो। मार्च महीने के अंदर जो आप हिस्ट्री जो वो पढ़ लो। अब हिस्ट्री क्या बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के खूब सारे पोर्शन है, तो आप इसे 1.5 महीना भी दे सकते हो। कितना टाइम दे सकते हो? 1.5 महीना। मिड अप्रैल तक जो आप हिस्ट्री को कर लो, और अप्रैल खत्म होने तक जो है आपको ऐसा छोटा सब्जेक्ट जो कि 15 दिन में हो सकता है, तो एनवायरनमेंट जो इकोलॉजी होता है उसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है मई महीना। तो मई महीने के अंदर जो आप क्या कर सकते हो, मई महीने के अंदर कोई सब्जेक्ट कौन सा बता दो, साइंस कर लो। एक महीने में कौन सा सब्जेक्ट कर लो, साइंस। तो आप देखो मई महीने तक आपके बड़े बड़े 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े 6 सब्जेक्ट जो इस तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या कंप्लीट हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, और क्या कंप्लीट हो रहा है, जो मेंस के जो सब क्लास हैं वो तो कंप्लीट हो ही नहीं है। मेंस के सारे सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लास में रनिंग सब्जेक्ट है, वो भी आपके तैयार हो रहे हैं और प्री वाले भी तैयार हो रहे हैं। तो आप मई 2024 तक जाते जाते लगभग हर एग्जाम के लिए पूरे तरीके से तैयार होंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जिन लोगों को यूपीएससी का एग्जाम भी देना है, यूपीएससी को भी टारगेट बनाना है, तो देखो यूपीएससी कम से कम जब वो 1 साल की ढंग की सेल्फ स्टडी मांगता है, कम से कम 1 साल की क्या मांगता है, ढंग से की गई सेल्फ स्टडी मांगता है। तो मेरा आपको सजेशन ये है, यदि आपको यूपीएससी भी देना है तो प्रैक्टिकल ये होगा कि आप 2024 की बजाय 2025 को टारगेट करें। किसे टारगेट करें? 2025 को ठीक तरीके से जो टारगेट करें 24 की बजाय। तो आपका अगले 6 महीने के अंदर क्या क्या काम होना चाहिए, एक जो क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं रनिंग सब्जेक्ट है, इनको अच्छे से करना है। इसके साथ साथ 1 घंटा मंडे का जो टेस्ट है उस सब्जेक्ट को देना है। इसके साथ साथ अगले 4 से 5 महीने में मेंस के आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, जिसमें 6 छोटे सब्जेक्ट हैं ये आते हैं, जिसमें एथिक्स आता है, जिसमें पबैड आता है, जिसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, जिसके अंदर आईआर आता है। ये सारे सब्जेक्ट आपके इस दौरान चल रहे हैं और इनके टेस्ट हो रहे हैं, ये आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने एक बड़ा सब्जेक्ट पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एक एक महीना देके बहुत अच्छे से इन सबको कवर कर लिया है। कब तक? मई 2024 तक। तो अपन देखें तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो मई 2024 तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी होगी। बड़े सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और कोई एनवायरनमेंट जैसा सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हो चुके होंगे, प्लस मेंस के छोटे सब्जेक्ट 6 छोटे सब्जेक्ट, प्लस आपके एथिक्स, प्लस पबैड, प्लस हिंदी इंग्लिश, ये सब जो आप कर चुके होंगे मई 2024। अब आते हैं, आपको मैंने कौन कौन सी वैकेंसी बताई थी, एसआई की वैकेंसी बताई थी, आरएस की वैकेंसी बताई थी, आईएएस की वैकेंसी बताई थी। लेकिन आईएएस के अंदर बताइए तो कौन सी, 25 वाले को टारगेट करना है, और सीएपीएफ का आप 24 भी टारगेट इवन कर सकते हो। ये सारी वैकेंसी मैंने आपको बताई। नायब तहसीलदार की क्या अभी ना तो कोई वैकेंसी है, ना अभी तक उसका कोई सिलेबस पता है, पर सिलेबस होगा तो इसी का अराउंड होगा, कुछ नया सिलेबस जो नहीं आ जाएगा, सिलेबस कोई नया एकदम से वो चेंज नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एक वैकेंसी बताई थी। अब एक एक से बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहली बात, यदि किसी को एसआई की तैयारी करनी हो तो एसआई की अभी तक तो वैकेंसी आई नहीं, लगभग जनवरी, मानो जनवरी आ गया और 2-3 महीने तक आएगी, इसकी कोई बहुत अधिक कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि एक बार एसआई की वैकेंसी कम से कम जून जुलाई तक नहीं आ रही। कब तक नहीं आ रही? जून जुलाई तक एक बार एसआई की वैकेंसी नहीं आ रही। और अपन ये मान लेते हैं कि एक बार हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसका एग्जाम जो जुलाई में होता है, एसआई का एग्जाम कब होता है? जुलाई। इससे पहले तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं, ना कोई माहौल है, और फिर वैकेंसी आने के बाद भी 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं। तो इन सबको मिलाकर अपन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि एसआई का एग्जाम कब होता है? जुलाई के अंदर होता है। आप मई में इस कंडीशन में हो और आपको पता हो कि जुलाई के अंदर एग्जाम किस चीज़ का है? एसआई का। आप प्री वाले सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। आपको क्या पढ़ना है इन 2 महीने के अंदर? मेनली एक तो राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ना है, प्लस हिंदी पढ़ना है। क्या 2 महीने, और एक इन सबको रिवाइज करना है, क्या डुएबल है कि नहीं, क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद मान लेते हैं कि आरएस की वैकेंसी जो कि लगभग 1 साल तो लगा ही देती है, 1 साल से पहले वैकेंसी आएगी, ये तो चांसेस बहुत ही कम है। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम होता है, क्योंकि दिसंबर तक हो चुके होंगे 14 महीने।
अक्टूबर 2023 में हुआ था, अगला एग्जाम दिसंबर 2024 में, तो लगभग कितने महीने, 14 महीने। तो एक बार के लिए मान लेते हैं दिसंबर 2024 के अंदर आप किसका एग्जाम मान रहे हो, ये अपन जितनी भी बात कर रहे हैं यहाँ तक तो बात एकदम प्रैक्टिकल है, इसके बाद सारी की बात सारी की सारी हाइपोथेटिकल चल रही है। दिसंबर 2024 तक जो है आपके एग्जाम होता है किस चीज़ का, आरएस का। यहाँ तक बताओ आपकी क्या कंडीशन है, कंडीशन है ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, हिंदी भी पढ़ चुके हो, राजस्थान भी पढ़ चुके हो, एसआई का एग्जाम दे के आ चुके हो, और प्रोबेबली जो आप इसे जो क्लियर भी कर चुके हो। फिर होता है आपका आरएस का प्री एग्जाम। सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, आपको इसको 3 बार चीज़ों को रिवाइज करना है। 3 महीने में सारा सिलेबस 3 बार आराम से रिवाइज कर लोगे यदि पहले ढंग से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है। अभी जो मेंस दे रहे हैं उनका प्री हो तो गया, लेकिन मेंस की इतनी अच्छी तैयारी है ही नहीं, उनसे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्लासेस लें कि लिखें या फिर याद करें, क्या क्या चीज़ें करें। लेकिन आप लोगों का क्या क्या स्टेटस होगा उस टाइम तक, आप लोग अपना सारा सिलेबस कर चुके होंगे और आपकी क्लास में सब्जेक्ट के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं, नोट्स वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं, सब कुछ एकदम चीज़ें क्या है, रेडी है। आपको बस इस 3 से 4 महीने में चीज़ों का क्या करना है, रिवीजन ही करना है 3-4 बार, और 3 से 4 महीनों में 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो सारे एग्जाम आपके जो पैरेलल चलेंगे और सारे एग्जाम 1 बाय 1 जो वो क्लियर हो सकते हैं। इसी तरीके से लगा लेते हैं यूपीएससी। तो यदि आपका जनवरी फरवरी में ये हो जाए और मार्च तक यदि वो आपका आरएस का मेंस हो जाए, उसके बाद आपको टाइम मिल जाए किसके लिए, आईएएस के लिए। आईएएस का एग्जाम होता है लगभग मई के अंदर, तो यही सारे सब्जेक्ट उसमें भी आने हैं, वहाँ पर प्री आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। बस एक थोड़ा सा चैलेंज ये है, वो है ऑप्शनल, कि ऑप्शनल कब करेंगे। तो यदि आपको ऑप्शनल की चिंता हो रही है तो फिर यहाँ पर कोई एसआई का एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। आप सारे एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे होंगे, आपने डिसाइड किया होगा कि एसआई वाला तो नहीं देंगे, सर ने चलो बीच में बता दिया, पर एसआई वाला तो नहीं देंगे, आरएस देंगे और आईएएस देंगे। यदि ऐसा है तो आपने जो 2 महीने यहाँ पर हिंदी और राजस्थान को दिए थे, इसकी बजाय आप 2 महीने अपने यहाँ पर किस चीज़ को दे देना, ऑप्शनल को दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अगली जो 1 से 1.5 साल की तैयारी होनी चाहिए। सुनने में लगभग 100% लोग इस बात से एग्री होंगे कि प्लान तो ठीक बताया और सब कुछ सही लग रहा है, इतना आसान ही तो है, 1 महीने में एक ही तो सब्जेक्ट बताया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बताया। घर जाके जो क्लास में चल रहा है उसको रिवीजन करना बताया, ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं बताई। और ये बात भी सही है, यदि हमने सारे सब्जेक्ट पहले यदि ढंग से पढ़े होते, अच्छे से याद किए होते, तब आरएस प्री में ऐसे कोई मुश्किल सवाल भी नहीं आए थे जो कि नोट से बाहर हो और हमसे ना सोल्व हो पाए। बात तो सही लग रही है, तो ये मुश्किल थोड़ी है, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट जो मैं आपसे समय समय पर लेता रहूँगा जब तक क्लास में बिहेवियर चल रहा है तब तक। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबसे पहले दिसंबर महीने में अपना टारगेट पॉलिटी बना लो, ठीक है। अब पॉलिटी के अंदर करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले आप शुरुआत करते हो हमेशा ही संविधान सभा से, और आपको संविधान सभा वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद भी है, इसलिए आप इस बार इसकी शुरुआत करो आयोग से। पॉलिटी की शुरुआत किससे करो, आयोग से। जितने भी आयोग हैं, आज तारीख है 7 दिसंबर, कितनी तारीख है 7। मैं आपसे 8 तारीख को 8 दिसंबर को आपसे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक और आयोग दे देते हैं, कोई कौन सा दे, NHRC, ये 2 आयोग से होगा। 9 दिसंबर को बाकी बचे हुए जितने भी आएंगे, क्योंकि बाकी छोटे छोटे आयोग हैं, तो बाकी जितने भी आयोग हैं ये सुनूंगा। 10 तारीख को, संडे कितनी तारीख को है, 10 को ही है, 10 को है नहीं संडे, लास्ट था 3 को, 10 को है, ठीक है। तो 11 तारीख को मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुनूंगा, जितने भी हैं 1 से लेकर 105 तक, और इसकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये पूछूंगा। 12 तारीख को मैं आपसे सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें चलो डिवाइड कर देते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो, और सरकारी आयोग की रिपोर्ट, पुंछ आयोग की रिपोर्ट, ये सब देखेंगे। 13 दिसंबर को मैं आपसे जो वो सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा जो पूछूंगा। 14 दिसंबर को मैं आपसे हाई कोर्ट पूछूंगा। 15 दिसंबर को मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट जब सुनूंगा।
एक बार 15 दिसंबर का टारगेट देते हैं, आप लोगों के लक्षण मुझे 15 दिसंबर तक पता लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दिया 15 दिसंबर तक का टारगेट। अब देखते हैं आप लोगों की कितनी श्रद्धा है, या फिर ऐसे ही सवाल कुछ ना कुछ जो वो पूछते रहते हैं। एक मिनट